एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 10 है हमारा, ठीक है। इसमें चैप्टर का नेम क्या है, नए साम्राज्य और राज, ठीक है, नए साम्राज्य और राज, ठीक है। इसमें हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख लेंगे याद करने के लिए, ओके। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें बताया गया है, क्या बताती हैं, प्रशस्तियां का मतलब होता है, प्रशस्तियां जो है संस्कृत वर्ड है, ओके, इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, ठीक है। अभिलेख होता है, अभिलेखों में जब किसी राजा की तारीफ लिखी हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रशस्तियां बोलते हैं, स्पष्ट है। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है कोई, है ना। एक छात्र है, वो क्या कर रहा है, अपने स्कूल में गुप्त वंश के प्रमुख राजा समुद्रगुप्त के विषय में क्या बताया गया है, वो उस राजा की भूमिका अदा करने जा रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर एक खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त के विषय में हमको जानकारी कहां से मिलती है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से समुद्रगुप्त के विषय में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, स्पष्ट है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री हरिसेन द्वारा की गई थी, ठीक है। तो एक शब्द आपका आ गया हरिसेन। तो हरिसेन कौन है, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि था और क्या था, मंत्री भी था, ठीक है। सबसे पहले क्या बताने का प्रयास किया गया है, प्रशस्तियां, ठीक है। तो पहले हम समुद्रगुप्त ही हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त कौन थे, तो गुप्त वंश के शासक थे, है ना। तो गुप्त वंश के प्रमुख शासक भी हम जान लेते हैं कौन थे, या गुप्त वंश की जिसने स्थापना करी कौन है, श्रीगुप्त। कौन है, श्रीगुप्त, ओके। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, इसके वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। इतना जानकारी हम और ऐड कर लेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त के विषय में एनसीईआरटी में दिया गया है, जो भी पॉइंट दिया गया है उसी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्या बताया गया है, समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी कहां से मिलती है, पहला पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे, समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो मिलती है जानकारी कहां से, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से, अशोक स्तंभ से, ठीक है ना। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से जानकारी किसके विषय में मिलती है, समुद्रगुप्त के विषय में। इसमें अगला पॉइंट बताया गया है, ये जो जानकारी मिली है इसको किसने लिखा है, हरिसेन नामक एक कवि ने लिखा है, जो समुद्रगुप्त के राज दरबार में रहता था, ठीक है। यानी समुद्रगुप्त के राज दरबार में कौन सा कवि रहता था, तो हम याद रखें कौन सा दिया गया एनसीईआरटी में, हरिसेन। जो शब्द दिया गया है वही महत्वपूर्ण है, ओके। हमको क्या रखना है, हरिसेन को याद रखना। हरिसेन क्या कौन थे, कवि थे। हरिसेन कौन थे, कवि थे। बताओ यहां तक की बातें स्पष्ट है। आगे बताया गया है, यह विशेष किस्म का अभिलेख है, या जो अशोक स्तंभ बताया गया, ठीक है। इसमें आगे बताया गया जिसे प्रशस्ति कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशस्ति के विषय में बताया गया, प्रशस्ति क्या होता है ना। यह एक क्या है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या है, प्रशंसा, जिसका अर्थ क्या है, प्रशंसा है, ओके, स्पष्ट है। प्रशस्ति क्या है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या है, प्रशंसा, ओके। आगे क्या बोला गया है, प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, यानी ये अशोक स्तंभ मिला इसके पहले भी था, ओके। आगे क्या बोला है, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, है ना, सातकर्णी के विषय में हमने पढ़ा था, किस वंश का शासक था, सातवाहन वंश का, है ना। आगे बोला गया है, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व बढ़ गया। गुप्त काल में प्रशस्तियां लिखने का महत्व बढ़ गया। बताओ स्पष्ट है।
एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा प्रशस्ति क्या होता है। तो प्रशस्ति संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है। तो एक प्रशस्ति मिला है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं, उसमें किसके विषय में बताया गया है, समुद्रगुप्त के विषय में बताया गया, यानी इनकी तारीफ बताई गई है किसके द्वारा, हर्षेय के द्वारा। हर्षेय कौन था, कवि था, ठीक है, हर्षेय कौन था, कवि था, किसके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त हैं। वास्तविक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम, ओके, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्ध को जीतने वाला राजा कहा है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में क्या बताया है कवि ने, युद्ध को जीतने वाला राजा, यानी तारीफ हो गई ना। आगे क्या बोला गया है, विद्वान, कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे क्या बोला गया, उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है, यानी समुद्रगुप्त के विषय में क्या क्या तारीफ लिखी गई है। तो तीनों तारीफ हम लिख लेंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये बहुत बड़े योद्धा हैं, पहली तारीफ ये बताई गई है। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है ना, उत्कृष्ट कवि हैं यानी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और तीसरा पॉइंट क्या बताया गया, विद्वान है, क्या है, विद्वान, ठीक है। तीन तारीफ बताई गई मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी में हमको दिया गया है। जो एनसीईआरटी में दिया गया है ऐसे ही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछेगा। समुद्रगुप्त के विषय में कौन कौन से प्रशस्तियां में क्या बताया गया है ना, जैसे या एक बहुत बड़े योद्धा थे, है ना, उत्कृष्ट कवि थे, विद्वान थे। ए सही है, बी सही है कि ए बी सी सही है, तीनों गलत है। आगे देखते हैं, यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है, किसे, समुद्रगुप्त को किसके बराबर बताया गया है, ईश्वर के बराबर। इतनी तारीफ है ना, यानी ये योद्धा थे, ठीक है, कवि थे, अच्छी बात है, विद्वान भी थे, साथ ही साथ राजा तो थे ही, है ना। ये इतने महान थे कि किसके बराबर इनको बोला गया, ईश्वर के बराबर इनको बता दिया गया है ना, ईश्वर के बराबर इनको कवि ने बता दिया, ठीक है। पॉइंट स्पष्ट है, बोलो। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, गुप्त वंश में किस शासक को ईश्वर के बराबर माना जाता था, तो हम क्या जानेंगे, समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त के विषय में एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन किसे कहते हैं, नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट था, जो अधिक क्षेत्रों में क्या कर रहा था, अपना प्रभाव प्रसार बढ़ाने का प्रयास कर रहा था या बढ़ाया था, है ना। तो उसी प्रकार इसके विषय में बताया गया, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमको इतना याद रखना है, समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी कहां से मिलती है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से, है ना। और इसके विषय में जानकारी कौन लिखा था, हर्षेय नामक कवि ने, ठीक है, जो समुद्रगुप्त के राज दरबार में रहता था। प्रशस्ति किसे कहते हैं, तो प्रशस्ति संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रशंसा, ओके। इसके अलावा समुद्रगुप्त के विषय में जो तारीफ बताई गई, जो प्रशस्तियों में बताया गया है, क्या बताया गया है, ये बहुत बड़े योद्धा थे, कौन, समुद्रगुप्त, ये बहुत बड़े कवि थे और विद्वान थे, साथ ही साथ इतने महान थे कि ईश्वर के बराबर थे। इसको किसने कहा, विद्वानों ने, कवियों ने कहा। स्पष्ट है। यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हर्षेय 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। प्रशस्ति में क्या बताया गया है, तो 4 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट लिखा गया है हिंदी में, है ना। यानी जो प्रशस्ति में लिखा गया था वो एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया गया हम याद रखेंगे। इसमें दिया गया है कि आर्यावर्त के 9 शासकों को, आर्यावर्त के 9 शासकों को जिन्हें समुद्रगुप्त ने क्या करा था, हराकर अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। प्रशस्ति में जो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हर्षेय ने बताया, किसने बताया है, हर्षेय ने बताया है। इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, हम याद रखेंगे, आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब ये है उत्तरी भारत, ओके, ठीक है ना। आर्यावर्त के कितने शासकों को, 9 शासकों को क्या करा, 9 शासकों को पराजित करके इनका साम्राज्य अपने राज्य में मिला लिया, किसने, समुद्रगुप्त ने।
स्पष्ट है। आगे क्या बोला गया है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ भी राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। देखो यहाँ एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। दक्षिणापथ मतलब दक्षिण भारत का भाग, ठीक है ना, दक्षिण भारत का भाग, ठीक है। इसमें बोला गया है इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। कितने शासक? 12 शासक आते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया, ठीक है। यानी पहला पॉइंट तो ये हो गया, आर्यवर्त के 9 शासक को पराजित कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया कि दक्षिण भारत के 12 शासकों को क्या करा, हराकर इनके राज्य को या इनको आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। यानी इनके राज्य को अपने राज्य में विलय कर लिया 12 शासकों को। स्पष्ट है। प्रशस्तियों में हरिशेर ने जो बताई है बात, उसमें 4 महत्वपूर्ण बातें एनसीईआरटी में दी गई है। पहली बात क्या हमको मिल गई, आर्यवर्त के 9 शासक, आर्यवर्त के 9 शासक हराकर क्या करा, अपने राज्य में मिला लिया। किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट प्रशस्ति में क्या बताया गया कि दक्षिणापथ के, दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराकर उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। किसने? समुद्रगुप्त ने। तीसरा पॉइंट क्या है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा, ठीक है, बैगनी रंग पर बनाया गया। ये पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा है ना, अभी चित्र बनाएंगे। इसमें क्या आगे बताया गया, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गणराज्य आते हैं, ठीक है। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। कौन 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 से क्षेत्र हैं? बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के भाग, ठीक है, ठीक है, असम और पश्चिम के भाग, ठीक है। इन राज्यों को, ये राज्य जो थे, यहाँ के राज्य जो थे या राजा जो थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे कि हाँ ठीक है आप महान राजा हैं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, ठीक है। इसमें आगे दिया गया है, उत्तर पश्चिम के कई गण संघ आते थे, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। किनकी आज्ञाओं का? समुद्रगुप्त का। आगे बोला गया तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, असम, बंगाल और तीसरा पॉइंट क्या है, बंगाल, असम और नेपाल। और तीसरा लास्ट पॉइंट क्या है, उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत कौन सा होगा? ये इंडिया हो गया, ये हमारा उत्तर होगा, ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है, ये पूरब की दिशा है, ये पश्चिम की दिशा है। उत्तर पश्चिम कौन सा दिशा होगा? ये क्षेत्र, ठीक है ना। इस भाग के, इस क्षेत्र में, यानी जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है, पंजाब है ना, हरियाणा है, ये तमाम क्षेत्र, यहाँ के राजा क्या करते थे, यहाँ के राजा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, है ना, कि ठीक है आप महान राजा हैं, आप हम पर हमला ना करना, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्लियर है? कौन कौन सा? बंगाल, बंगाल यहां पर है, ठीक है ना, बोलो। असम और नेपाल यहां पर है, और साथ ही साथ कौन सा है? उत्तर पश्चिम भारत, ये उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है। यहाँ के जो शासक थे वो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ऐसा कहां पर लिखा है? इलाहाबाद के प्रशस्ति में लिखा गया है, ठीक है। किसने लिखा है? हरिशेर ने लिखा है। हरिशेर कौन था? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि था और मंत्री भी था। तो ये आपको कवि भी था और क्या था? मंत्री भी था, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया ही। स्पष्ट है। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। अपनी पुत्रियों का विवाह किसके साथ किया था? समुद्रगुप्त के साथ, ठीक है, कि हम पर हमला ना कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या पॉइंट है? इसमें मुख्य रूप से ये पॉइंट है, शक वंश के शासक और कुषाण वंश के शासक, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या है? कुषाण और शक,
ठीक है, आगे इनके विषय में पढ़ेंगे, है ना। कुषाण और शक के विषय में बताया गया, ये भी राजा क्या करते थे, समुद्रगुप्त से डरते थे। तो कंप्लीट एनसीईआरटी का एक भी फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ यहाँ लिख दिया गया। ओके, यहाँ तक की बातें बताओ, स्पष्ट है? एक बार लिख लीजिए, मैं रिवाइज कर दूंगा। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 10 जो हमारा है, ठीक है, क्लास 6, इसमें एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट पढ़ा, जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको हमने क्या करा, यहाँ पर लिख लिया। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्रशस्तियां क्या है, ठीक है। तो इसमें बताया गया एनसीईआरटी में प्रशस्तियां संस्कृत शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रशंसा करना। ओके, तो प्राचीन काल में जो अभिलेख मिले हैं, प्राचीन काल के जो अभिलेख मिले हैं जिसमें राजा की प्रशंसा के विषय में बताया गया है, उसे प्रशस्तियां कहा गया। ओके, अब ये प्रशस्तियां, एक जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है वहां एक प्रशस्ति मिली है, ठीक है, उस प्रशस्ति में, उस अशोक स्तंभ में एक राजा के विषय में बताया गया जिसका नाम क्या है, समुद्रगुप्त। बताइए, स्पष्ट है? समुद्रगुप्त के विषय में बताया गया है। समुद्रगुप्त क्या था, गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, गुप्त वंश का शासक था। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक या गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। ओके, और इसके वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक बताओ, स्पष्ट है? इसके बाद बोला गया है जो ये प्रशस्ति है इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें बताई गई, किसके विषय में, समुद्रगुप्त के विषय में। पहला पॉइंट तो ये बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त है, ये इन्होंने क्या किया था, आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित करके उसके राज क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। आर्यवर्त का मतलब उत्तर भारत से है। ओके, उसके बाद बोला गया दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराकर, पराजित करके उन राजाओं को क्या करा, आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। बताओ यहां तक स्पष्ट है? तीसरा पॉइंट बोला गया है, बंगाल असम और नेपाल के जो महत्वपूर्ण शासक थे, ये लोग क्या करते थे, इनके लिए जो हमारे समुद्रगुप्त है इनके लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे, ठीक है, कि आप ही महान शासक हैं, है ना। और जो चौथा पॉइंट बताया गया है, श्रीलंका के शासक और कुषाण शासक और शक वंश के शासक, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपनी पुत्रियों का शादी किससे करा, समुद्रगुप्त से कर दिया कि ठीक है आप महान शासक हैं, हम अपनी पुत्रियों की शादी आपके साथ कर रहे हैं। बताइए यहाँ तक स्पष्ट है? इसके अलावा समुद्रगुप्त की तारीख में क्या बताया गया है, आप बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, ठीक है, विद्वान हैं, साथ ही साथ आप इतने महान हैं कि आप ईश्वर के बराबर हैं। इसको कवियों ने बताया, जिस कवि का नाम आता है, कवि का नाम क्या है, हरिशेर। हरिशेर क्या है, कवि भी था और मंत्री भी था, किसके, समुद्रगुप्त के दरबार में। यहां तक की बातें स्पष्ट है? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब इसमें वंशावली के विषय में बताया गया है समुद्रगुप्त के, है ना। तो पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। अधिकांशतः प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त के पिता घटोत्कच थे, है ना। इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ कार्य किया, उसने घटोत्कच। ओके, तो पहले शासक कौन है, श्रीगुप्त। स्थापना किसने करी, श्रीगुप्त। उसके बाद जो शासक बनता है घटोत्कच। ओके, उसके बाद जो शासक बनता है उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम क्या करता है, ये सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। किसकी, महाराजा धीराज। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। ये जो श्रीगुप्त है और घटोत्कच है, ये भी उपाधि धारण किए थे केवल महाराजा की, है ना। ये लोग महाराजा की उपाधि धारण किए थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम कौन सा उपाधि धारण करता है, महाधीराज। बताओ स्पष्ट है? इसका पुत्र रामगुप्त था। रामगुप्त के बाद फिर अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है, थर्ड जो महत्वपूर्ण शासक है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये तीसरा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण शासक है ना, यानी समुद्रगुप्त के बाद। देखो पहला शासक कौन है, श्रीगुप्त ने स्थापना करी। इसका पुत्र कौन है, घटोत्कच। ये दोनों महाराजा की उपाधि धारण किए थे केवल, लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम है इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, है ना, सबसे पहले।
इसके बाद इसका पुत्र कौन है, समुद्रगुप्त शासक बनता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के विषय में बात करेंगे तो इनके बारे में इतनी तारीफ हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बताओ स्पष्ट है। इसके बाद रामगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में हम जानेंगे, जो महत्वपूर्ण केवल उसी को जान लेंगे, बाकी सब कुछ हमको दक्षिण भारत का इतिहास नहीं पढ़ना। ओके, केवल एनसीईआरटी के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण वही जानना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके समय में एक जो है चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम क्या है, फाह्यान। क्या है, फाह्यान। ठीक है, कब आता है, 1600 वर्ष पूर्व। ठीक है, और इसके दरबार में एक कवि थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम क्या है, कालिदास। ओके, कालिदास किसके राज दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इन्होंने भी एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम क्या है, विक्रमादित्य। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ओके, इतनी बातें स्पष्ट है। हमने पढ़ा कि जो आपका प्रथम संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है, उसके बाद घटोत्कच होते हैं, उनको नहीं पढ़ना है। चंद्रगुप्त प्रथम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ओके, इसके बाद जो शासक बनता है समुद्रगुप्त बनता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इनके विषय में हम पढ़ ही रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद जो शासक बनता है कौन है, रामगुप्त के बाद कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताओ स्पष्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम जो चौथा पढ़ेंगे, है ना, तो इनको पढ़ ही रहे हैं समुद्रगुप्त को, है ना। चौथा जो महत्वपूर्ण है कुमार। तो सती का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, गुप्त वंश मिलता है। किसके शासनकाल मिलता है, तो कुमार गुप्त के शासनकाल में। ओके, तो यहां पर लिखेंगे सती के साक्ष्य। स्पष्ट है ना। सती प्रथा आपको पता ही होगा, सती प्रथा क्या होता है, जो पति के साथ पत्नी जला दे। हाँ, पति की डेथ हो जाने के बाद पत्नी को भी जला दिया जाता है। इसका विरोध किसने किया था, राजा राम मोहन राय। और 1829 में, ठीक है, किसके 1829 में राजा राम मोहन राय के विरोध से क्या हुआ, या जो कानूनी रूप से बैन हो गया। ठीक है ना, कानूनी रूप से क्या हो गया, अवैध हो गया। ओके, यानी इलीगल हो गया। स्पष्ट है। किसके विरोध से, राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, बताइए स्पष्ट है। और ये सती के जो साक्ष्य मिलते हैं, एक अभिलेख है, एरड़ अभिलेख। ठीक है ना, उसको याद रखेंगे, एरड़ अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख मध्य प्रदेश में। ओके, इस अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के विषय में भी और सती प्रथा के विषय में सती के साक्ष्य मिलते हैं यहां से। बताओ स्पष्ट है। सर्वप्रथम किस वंश में सती की बात या सती के साक्ष्य मिलते हैं, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश ही पूछा जाता है, बाकी अगर शासक पूछ लेगा तो कुमारगुप्त। ठीक है, ये आखिरी महत्वपूर्ण शासक थे। उसके बाद अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक, इसकी वंशावली की बात करेंगे तो कौन है, अंतिम शासक इसके हैं विष्णुगुप्त। विष्णु महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। स्पष्ट है ना। और इसके पहले जो शासक थे केवल महाराजा की उपाधि। ओके, श्रीगुप्त और घटोत्कच। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, समुद्रगुप्त के पुत्र कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। ठीक है, अंतिम शासक को परास्त किसने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, यहां पर इसको भी लिख लीजिए ना, शक शासकों को कौन पराजित किया था, शक शासक को पराजित कौन किया था, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम की द्वितीय, है ना, कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, शक शासक को क्या करे थे, पराजित किए थे। ठीक है, इसके बाद बोला गया हर्षवर्धन और हर्षचरित।
ठीक है, ये हमारा गुप्त वंश के विषय में इतनी जानकारी एनसीईआरटी में दिया गया है और इतनी ही जानकारी हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, इतनी बातें स्पष्ट है, लिख लो। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित क्या एक रचना है जहां से हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम इनको पढ़ते हैं, हर्षवर्धन कौन थे। ठीक है, जो जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। एक बात और याद रखेंगे, जो समुद्रगुप्त है उसने सोने के सिक्के चलवाए थे और सोने के सिक्के में वो अपने आप को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। ठीक है ना, ये सोने का सिक्का है, वीणा जानते हैं, इस प्रकार जो होता है ना, वीणा वादन करते हुए कौन बैठा है, समुद्रगुप्त बैठा है। ओके, ठीक है ना, इसलिए इसे माना जाता है संगीत प्रेमी था। तो अब हम प्रारंभ करते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। इसमें बताया गया है, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। ऐसे एक राजा कौन थे, हर्षवर्धन। तो हेडिंग हम क्या डाल लेंगे, हर्षवर्धन। ओके, तो हर्षवर्धन के विषय में फिर थोड़ा सा पॉइंट दिया गया एनसीईआरटी में, एक पैराग्राफ। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या बताया गया हर्षवर्धन के विषय में, इसमें बताया गया है, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। ठीक है, अब जो फैक्ट है उसको लिख लेते हैं। इसमें बताया गया है ये शासक कब थे, 1400 वर्ष पूर्व। पीछे के चैप्टर में आपने पढ़ा था 1400 वर्ष पूर्व कोई चीनी यात्री भारत आया था। कौन आया था, ह्वेन-सांग। ठीक है, ह्वेन-सांग आया था, स्पष्ट है, 1400 वर्ष पूर्व। अब देखो, यानी ये जो हर्षवर्धन है इसके शासनकाल में कौन आया चीनी यात्री, ह्वेन-सांग। ओके, और वर्धन वंश में ही जो इसिंग आया था वो भी इसी के राजवंश में आया था। ओके, तो मुख्य रूप से आप क्या याद रखेंगे, ह्वेन-सांग। स्पष्ट है। अब इसके बाद देखो इसमें क्या अगला पॉइंट बताया गया है, ये कि जो कवि हैं उनका क्या नाम है, बाणभट्ट, है ना। कवि का क्या नाम है, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जो कवि थे, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है, हर्षचरित। हर्षचरित किसके ऊपर रचना करी गई है, हर्षवर्धन पर। किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। ओके, स्पष्ट है। और भी क्या पॉइंट दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए, यानी हर्षचरित में केवल हर्षवर्धन के विषय में नहीं बताया गया, उसके राजा, उसके पिता, उसके भाई के विषय में भी बताया गया। ओके, इसमें बताया गया है, इसमें हर्षवर्धन के वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेन-सांग, है ना, ह्वेन-सांग लिखा है, ह्वेन-सांग को। ठीक है, ह्वेन-सांग जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है विस्तृत रूप से। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर वे अपने पिता और भाई के मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बनते हैं। बताओ, स्पष्ट है। तो ये बताया गया, हर्षवर्धन क्या थे, हर्षवर्धन बड़े भाई नहीं थे। ठीक है, लेकिन अपने भाई और पिता के मृत्यु के बाद इनके भाई को धोखे से मार दिया गया था। ठीक है, क्लास 10th में चीजें थी ना, इनके भाई को क्या बोला, बुलाकर धोखे से मार दिया गया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के पिता और बड़े भाई के मरने के बाद हर्षवर्धन क्या बनता है, शासक बनता है। आगे बोला गया है, कहाँ के शासक बनते हैं, थानेसर। ठीक है, तो ये कहाँ के शासक थे, याद रखेंगे, थानेसर। ओके, स्पष्ट है। आगे बोला गया इसमें, उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। किसके, हर्षवर्धन के, यानी हर्षवर्धन के बहन की पति कहाँ के शासक थे, कन्नौज के। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किसको,
इनके बहनोई को, कन्नौज के शासक को मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और क्या किया? बंगाल पर आक्रमण कर दिया। यानी हर्षवर्धन ने क्या करा? कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, कन्नौज को क्या करा? अपने अधीन कर लिया। और एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? बहनोई दिया गया। जो दिया गया हम लिख लेंगे। ओके, कन्नौज शासक कौन थे? इनके बहनोई थे, जो जिनको बंगाल के शासक हमला करके मार देते हैं। तो क्या करता है हर्षवर्धन? ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेता है और बंगाल पर हमला कर देता है। स्पष्ट है ना? इसमें अभी तक इतने महत्वपूर्ण पॉइंट मिले हैं। आगे देखते हैं। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, किसने रोक दिया? पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय इसमें बताया गया किस वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, चालुक्य वंश के शासक ने क्या किया? इनको रोक दिया का मतलब पराजित कर दिया या अन्य से दबाव। चालुक्य वंश शासक आपसे यही पूछ लेगा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? किस वंश के? चालुक्य वंश। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या करा? हर्षवर्धन को पराजित कर दिया या रोक दिया। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है? हर्षवर्धन के विषय में इतनी हमको जानकारी एनसीईआरटी से मिलती है। पहली जानकारी क्या है हर्षवर्धन के विषय में? ये 1400 वर्ष पूर्व शासन कर रहे थे। पहला पॉइंट, 1400 वर्ष पूर्व एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या है? हुएनसांग। इनके दरबार में कौन से कवि थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? हर्षचरित। हर्षचरित किसके जीवन पर आधारित है? हर्षवर्धन। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। कहाँ के शासक थे हर्षवर्धन? थानेसर। और कन्नौज को अपने अधीन कब कर लिया? जब बंगाल के शासक ने इनके बहनों की हत्या कर दी। ओके, बाद में इन्होंने क्या करा? बंगाल पर हमला करके उसको संभवतः अपने अधीन कर लिया। एनसीईआरटी में से दिया है ना। उसके बाद जब दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था इनको रोक देता है। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है? यहाँ तक कथा क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं पल्लव चालुक्य। ठीक है ना, पल्लव वंश और चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, इसी के विषय में बताया गया है। जितना बताया गया वही हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ठीक है, बोला गया है इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है, इस यानी जब गुप्त वंश चल रहा था, है ना, और जब हर्षवर्धन का शासन काल चल रहा था, उसी समय क्या था? पल्लव और चालुक्य राजवंश दक्षिण भारत में प्रमुख शासक थे। ठीक है, अब देखो थानेश्वर उत्तर भारत में है ना, कन्नौज उत्तर भारत में है। ठीक है, ऐसे ही बोला गया दक्षिण भारत में कौन शासक थे? पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ठीक है, तो यानी पल्लवों को राजधानी बताया गया कहाँ? कांचीपुरम के आसपास, यानी कांचीपुरम मुख्य रूप से याद रखेंगे कि आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा नदी तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ओके, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। एहोल अभिलेख भी है और चालुक्य की राजधानी भी क्या थी? एहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। क्या? एहोल, है ना। यह प्रमुख क्या था? व्यापारिक केंद्र था। अब स्टेटमेंट टाइप ऐसे मिल जाएगा, चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। दूसरा, यह एक व्यापारिक केंद्र था, है ना, तो हमको पता होना चाहिए। आगे बोला गया यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। आगे धीरे धीरे चलते चलते बोला गया है धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था जहां कई मंदिर थे। यह एक धार्मिक केंद्र था। ऑप्शन ए सही है कि ए बी सही है कि ए बी सी सही है कि तीनों गलत है? आपको क्लियर होना चाहिए। एहोल के विषय में तो पहले हम क्या बताया गया एहोल के विषय में, तो जो बताया गया पहले हम चालुक्य के विषय में लिख लेते हैं। क्या बताया गया है? चालुक्य शासक के विषय में क्या बताया गया बताओ। पहला तो ये बताया गया है
इनकी राजधानी कृष्णा नदी से तुंगभद्रा नदियों के बीच थी, है ना। तो राजधानी के विषय में क्या बताया गया है, तो राजधानी के विषय में क्या बताया गया है, राजधानी के विषय में बताया गया कृष्णा नदी से तुंगभद्रा नदी के बीच फैला हुआ था। ये पॉइंट स्पष्ट है। दूसरा क्या महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इनकी राजधानी कहां पर थी, ऐहोल, ऐहोल लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। क्या लिखा गया है, ऐहोल, ठीक है। और इसके बाद क्या बताया गया इसमें, इसके बाद बताया गया है ऐहोल के विषय में बताया गया है या एक धार्मिक केंद्र था, या क्या था, एक धार्मिक केंद्र बाद में बन गया, और क्या था एक, या एक व्यापारिक केंद्र भी था, व्यापारिक केंद्र। बताओ स्पष्ट है, यहां तक की कथा क्लियर है। ऐहोल क्या था, धार्मिक केंद्र और व्यापारिक केंद्र भी था। आगे क्या बोला गया है, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे, यानी कभी पल्लव क्या करते थे, चालुक्य शासकों के ऊपर हमला करते, और कभी चालुक्य क्या करते थे, पल्लव शासकों के ऊपर हमला करते, किसके लिए, जमीन अधिक्रमण करने के लिए, यानी अपने अधीन करने के लिए। स्पष्ट है। आगे क्या बोला गया है, मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो कि समृद्ध था, जो समृद्ध शहर है उसी पर तो हमला करेंगे राजा। आगे बोला है पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक राजा था, ठीक है। तो चालुक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यहां पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट जो है पुलकेशियन द्वितीय, है ना। ये क्या है, चालुक वंश का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है, ठीक है। यानी जो पुलकेशियन द्वितीय है इसके विषय में जानकारी कहां से मिलती है, रवि कीर्ति। इनके कवि कौन है, कवि याद रखें कौन है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि है, अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लो। कालिदास किसके कवि थे, और हर्षवर्धन के समय में कवि कौन था, बाणभट्ट, है ना। और पुलकेशियन द्वितीय के समय में कौन कवि है, रवि कीर्ति। कवि किस राजवंश से संबंधित है, ऐसे पूछेगा, चालुक्य वंश, है ना। हर्षेय, हाँ, हर्षेय जो कवि है किस राजवंश से संबंधित है, गुप्त वंश। स्पष्ट है। जो भी पॉइंट है एक बार हम क्या करते हैं, उसको याद कर लेते हैं। पहला हमने लिखा हर्षेय, पहला पॉइंट तो हर्षेय पढ़ा था, है ना। तो हर्षेय किसके राज दरबार में था, तो गुप्त वंश के शासक था। कौन था, समुद्रगुप्त। बताओ स्पष्ट है। ये पहले कवि हो गए। दूसरे कवि हमने किसको पढ़ा, कालिदास को। दूसरे कवि को किसको पढ़ा, कालिदास। कालिदास किस वंश से संबंधित थे, गुप्त वंश के शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। चलिए ये हो गया। तीसरे कवि हमने किसको पढ़ा, बाणभट्ट, है ना। तीसरे कवि किसको पढ़ा, बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट के विषय में हमने क्या पढ़ा, ये इन्होंने क्या करा, हर्षचरित लिखा, इसके ऊपर हर्षवर्धन, यानी वर्धन वंश, ठीक है, हर्षवर्धन। इसके बाद हमने चौथा कवि अभी पढ़ा। चौथा कवि का नाम क्या है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति किस राजवंश से संबंधित है, चालुक्य वंश के किस शासक के राजकवि थे, पुलकेशियन द्वितीय। स्पष्ट ना, रवि कीर्ति। इसको एक बार ऐसे लिख लो, रिवीजन के लिए अच्छा है, रवि कीर्ति। बताओ स्पष्ट है। रवि कीर्ति किसके शासन काल में, पुलकेशियन द्वितीय। स्पष्ट है। तो इसमें क्या बताया, रवि कीर्ति क्या है, पुलकेशियन द्वितीय के राज कवि थे, यानी कवि थे, है ना। इसको याद रखेंगे राज दरबार में। अब इसके आगे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त, ठीक है। बोला है रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने मतलब पुलकेशियन द्वितीय ने, उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए।
इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। हर्षवर्धन अभी पढ़ा, हर्ष का मतलब उल्लास नहीं होता, आनंद। इसमें बताया गया हर्ष का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। समझ में आ रही बात कि नहीं? कौन कवि कह रहा है? रवि कीर्ति कह रहा है। जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोका, दक्षिण में आने से रोका, उसके बाद हर्ष का तो अर्थ होता है आनंद, लेकिन अब हर्ष आनंदित नहीं रहा। ओके, आनंदित नहीं रहा, ऐसा कौन बोल रहा है? रवि कीर्ति, यानी इसका मजाक बना रहा है। किसका? हर्षवर्धन का। आगे देखो, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। ठीक है, पल्लव राजा के ऊपर भी पुलकेशिन द्वितीय ने हमला किया। ठीक है, पल्लव राजा के ऊपर हमला किया और वहां के शासक को क्या करना पड़ा? छिपना पड़ा। आगे क्या बोला गया है? लड़ाई दोनों वंश दुर्बल, आगे बोला गया है चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। यानी चालुक्य जो राजवंश है और जो पल्लव राजवंश है, इन दोनों राजवंश को चोल राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश ने क्या करा? समाप्त कर दिया। जिसको इसमें दिया है क्लास 7th में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। बताओ, स्पष्ट है? यहां तक चीजें क्लियर है? अब इसमें देखो, इतनी बातें हैं ना। और पल्लव के विषय में आपको क्या बताया गया है? पल्लव राजवंश के विषय में क्या बताया गया है? पल्लव वंश के विषय में क्या बताया गया है? इनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। और एक पॉइंट इसमें और याद रखेंगे, ये तो क्या है? राजधानी है ना, ये तो राजधानी है। इसके अलावा इन्होंने, पल्लव राजवंश ने क्या करा था? एक मंदिर बनवाया था जिनका नाम क्या है? महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर बनवाया था। बताओ, स्पष्ट है? महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लव राजवंश ने। ठीक है, अपने राजधानी के आसपास, है ना। तो ये कांचीपुरम क्या है? पल्लव राजवंश की राजधानी है। और पल्लव राजवंश ने महाबलीपुरम मंदिर बनवाया। ठीक है, पल्लव राजवंश को किसने रोका था या किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है ना। बाद में युद्ध होता रहा। पहले तो ये पराजित किए थे पल्लव राजवंश को, दोबारा पल्लव राजवंश का एक शासक भी क्या करता है? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है। ठीक है, इसके विषय में एनसीईआरटी में पूर्ण नहीं है, तो यहीं तक हम दूसरा शासक, हाँ, उसके बाद इस पल्लव राजवंश का दूसरा शासक पुलकेशिन द्वितीय को भी पराजित करता है। यहां तक की बातें स्पष्ट है? अब इसको लिख लीजिए, ये चैप्टर हमारा क्या हुआ? समाप्त होता हुआ। ठीक है, हाँ।